जिन्होंने भी भाषा फर्स्ट के रूप में या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की होगी, यानी भाषा फर्स्ट बोल सकते हैं या लैंग्वेज फर्स्ट, अगर जिन्होंने भी चूज की है तो ऐसे हिंदी के रूप में हम ये बोल सकते हैं। तो इनके क्वेश्चन ये थे, तो अब इन्हें देख लेते हैं किस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विद्यालय शब्द में है। अब पर्टिकुलर इसमें ये तो नहीं कहा है कि इसमें संधि कौन सी है, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि स्वर संधि होगी इसमें, या व्यंजन संधि होगी, या विसर्ग होगी। तो हम क्या जानते हैं कि विद्यालय में विद्यालय है वो विद्याधन आलय से बनता है ये शब्द। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें भी आ है और साथ ही साथ इस आलय में भी आ है, तो ये दोनों मिलकर आ बन जाएगा। यानी हम टोटली करें इन्हें जोड़ के, यानी ये शब्द जो बनेगा वो विद्यालय ही बनेगा ये वाला। तो हम क्या कहेंगे, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि होती है वो स्वर संधि का प्रकार ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पर 1 सही हो जाएगा। बाकी व्यंजन अलग है और विसर्ग संधि अलग है, यानी ये संधियों के 3 प्रकार होते हैं। स्वर में भी जैसे कि दीर्घ संधि हो गई, हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था विद्यालय का, और भी होती है अयादि गुण, ठीक है, वृद्धि, तो वो प्रकार होते हैं, वो अलग चीज़ें। लेकिन हमने कुछ अलग टाइप से पूछा था कि आपको केवल ये बताना विद्यालय में कौन सी संधि, हम कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर भी कौन सी, दीर्घ संधि। ठीक है, तो इस प्रकार था ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पवन शब्द में पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ है। तो देखो हम ये कहेंगे जो स्वर संधि थी ना, अभी हम कह रहे थे स्वर संधि में एक दीर्घ हो गई, तो इसमें अयाति संधि है, ये भी कह सकते हैं स्वर संधि का एक प्रकार होता है। इसमें जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन, पु, यानी पु प्लस अन होगा, और जो अन है ये एक प्रत्यय है। अगर हम देखें तो ये इस प्रकार बनेगा, इसमें ऊ है यानी पु है ना, इसमें से अगर ऊ को अलग कर दें तो पर अंत हो जाएगा, ओ अलग हो जाएगा, प्लस अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो चल रहा है साथ ही साथ। ठीक है, अब क्या होगा, हम ये जानते हैं अयादि संधि में छोटी ए, बड़ी ए, या छोटा ओ हो या बड़ा हो, यानी बड़ा हो। अब होता क्या है, इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो होता ये है कि जो छोटी ए है ये तो किस में चेंज हो जाएगी, आय में, वो आय में यह अलंत होता है। जो बड़ी है वो आय में चेंज हो जाएगी, ये भी अलंत होगी। जो छोटा ओ होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, अब में, और ये भी अलंत होगा। और बड़ा ओ होता है वो आब में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार तो हम इसे चेंज कर रहे हैं कि पू था, पू प्लस अन था, हमने कहा था ये सही है। कैसे है, अगर ओ को अलग कर दे प से तो ये अलंत हो जाएगा, पू यानी पू में से ओ कर दिया तो ओ ये हो गया, अन ये था। अब आगे चलेंगे तो ओ का क्या हो रहा था, हमने देखा था अब हो रहा था, तो यहाँ पे अब रखेंगे प्लस अन रखेंगे, आगे प अलंत था। अब ये प है ये अ में मिल जाएगा, यानी प पूरा हो जाएगा, और जो व है इसमें अ मिल जाएगा तो ये पूरा व हो जाएगा, और लास्ट में ना था। इस प्रकार ये पवन बना था ये वाला शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखें, एक शब्द आता है पावक, ये होगा पो प्लस अक, यानी अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये किस प्रकार होगा, अगर इसे अलग अलग करें किसे ऊ को तो इस प्रकार होगा, ये कुछ प्लस अक। अब देखो ये ऊ है ना, हमने चेंज किया था किसमें हो रहा है, आव में, तो ये आव हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हलंत प प्लस आव, ये भी हलंत ध्यान रखना, प्लस अक। तो क्या होगा कि जो आ है ना, इस प मिल जाएगा, पा हो जाएगा, जो वो हलंत है इसमें अ मिल जाएगा तो ये वह हो जाएगा, और क है ही, इस प्रकार ये पावक बनेगा। तो इसके विभिन्न एग्जाम्पल होते हैं, जैसे विधायक, पावक, पवन, अन्य भी होते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लें, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो सिंपल है, 2 ही वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है और एक होता है बहुवचन। ठीक है, ये 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन और एक होता है आपका द्विवचन। ठीक है, और एक होता है आपका एक वचन, द्विवचन, और एक होता है आपका बहुवचन। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं, एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार होता है ये संस्कृत में। हिंदी में तो केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगरा का बहुवचन क्या होगा। हालांकि देखा जाए आगरा का कोई भी बहुवचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी किसी पर्टिकुलर
किसी का नाम, स्थान का नाम, तो मोस्टली ये होता है कि वो एक वचन में ही होते हैं और इन्हें बहुवचन में चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। क्या आगरा किसी पर्टिकुलर नाम है शहर का, तो इस वजह से, ठीक है, एक वचन में ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, यानी हम बहुवचन नहीं बना सकते। सिंपल सा लॉजिक ये है। क्वेश्चन नंबर 35 पर है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें अविकारी कह सकते हैं, शब्द कहेंगे। जिनमें वचन या लिंग या कोई कारक, इनके आधार पर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, तो उन्हें कहते हैं अविकारी। अगर इन वचन, लिंग, कारक के आधार पर कोई शब्द चेंज हो जाए तो फिर उसे बेकारी कहेंगे, ठीक है। पद है, ये किसी वाक्य में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। पदबंध होता है, ये एक तरह से वाक्यांश होता है, इसका संपूर्ण तो अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये संबंध बताता है पदों के मध्य में, ठीक है। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिएगा, यानी एक तरह से आपको जो शुद्ध कैसे लिखा हुआ है वो बताना है। तो इनमें से शुद्ध होगा 4 नंबर तृष्णा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 37 नंबर, इसमें पूछा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। हालांकि इसमें से एक ऑप्शन ए है, यहाँ से मिट गया है, कोई बात नहीं, तो हम लिख देते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें से बताइएगा कौन सा शुद्ध होगा। तो हम शुद्ध क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हम कहेंगे कवयित्री होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। और बाकी 38 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, यानी सिंपल सा लॉजिक ये है कि संस्कृत के वे शब्द हैं जो सीधे ही हिंदी में, संस्कृत में ही शब्द यूज किए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम, या ऐसे कहेंगे जो संस्कृत के शब्द है हिंदी में भी संस्कृत में यूज करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बाकी तद्भव वे रूप होते हैं जो संस्कृत के कन्वर्ट होकर हिंदी में यूज किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहेंगे। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, या उत्पत्ति का, ये शब्द आए कहाँ से, उन्हें देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा तो आप जानते ही होंगे जो लैंग्वेज यूज की जाती है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 39, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, यानी एक तरह से समास का नाम भी बताना है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्यों, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इस वजह से। जैसे नर और नारी, इसमें दोनों पद प्रधान है, इसमें योजक चिन्ह के रूप में और, या, अथवा, इन शब्दों का यूज किया जाता है। एक तरह से ये योजक अव्यय माने जाते हैं, जैसे और, या, अथवा, ठीक है। और जैसे सीताराम, सीता और राम, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे राधे श्याम, राधे और श्याम, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, यानी इनमें दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे नर और नारी दोनों पद प्रधान है, इस वजह से ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बाकी द्विगु समास की बात करें तो इसमें पहला शब्द संज्ञावाची आएगा, ठीक है। तो इसकी ये पहचान होती है, जैसे दो पैर, तो इसका समास विग्रह करेंगे दो पैरों का समाहार। और जैसे कि और बात करें त्रिफला, 3 फलों का समाहार, इस प्रकार, ठीक है। बाकी तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में ये होता है कि इसके प्रकार भी होते हैं, जैसे कर्मधार हो गया, ठीक है, और अन्य भी प्रकार होते हैं। तो तत्पुरुष में क्या है, कारक चिन्ह चलते हैं, एक तो कारक चिन्ह चलते हैं तत्पुरुष के खुद के, हालांकि कर्मधार की अलग पहचान हो जाती है, लेकिन ये है कि तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं उनकी पहचान के आधार पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें कौन सा समास है। जैसे गृह, आगत, तो अगर इसका समास का यानी ये समास का शब्द दे रखा है तो इसका विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास के अकॉर्डिंग, तो हम ये कहेंगे गृह को आगत। तो इसका मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, इसमें को कारक चिन्ह आ गया, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष समास हो गया इसमें, कौन सा, कर्म तत्पुरुष। तो ये इस प्रकार पहचान की जाती है, ठीक है। तो हमें केवल ये पूछा था दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो तत्पुरुष में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 भी दे रखा है कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो इसमें से कौन सा होगा, ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि इसमें व्यंजन संधि होती है उज्ज्वल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 41 नंबर, वो इस प्रकार पूछा गया है। इसमें पूछा है अनुरक्त का विलोम क्या होगा। अनुरक्त का विलोम होगा
विरक्त, यानी अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। बाकी और भी दे रखे हैं इसमें शब्द हैं, जैसे कि इसमें आसक्त का विलोम हो जाएगा। क्या हो सकता है आसक्त का? अनासक्त हो सकता है ना इसका, ठीक है। बाकी ये तो है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें से कौन निम्न में से के समूह सभी शब्द तत्सम है, यानी एक तरह से संस्कृत के शब्द कौन से, एक तरह से वो चूज करना है इसमें से। जैसे शर्करा एक तरह से चीनी बोली है गन्ना को, ठीक है। पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी हैं तत्पुरुष कह सकते हैं, या सॉरी तत्पुरुष क्या कहेंगे, तत्सम शब्द हैं सभी ये संस्कृत के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि शब्द में को उपसर्ग नहीं है। देखो, कुरुम में है, कुकर्म में है, कुचाल में। कुशल है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी हमें ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि कुशल किसी का नाम भी हो सकता है, तो हम ऐसे कहेंगे, इसमें कोई भी कह सकते हैं को उपसर्ग नहीं है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है कि इन प्रत्यय का प्रयोग है किस शब्द में हुआ है, तो हम कहेंगे पुचारण में हुआ है, ना कि कठिन में, क्योंकि ये मूल शब्द है एक तरह से, तो ये इनमें नहीं होगा, केवल नंबर ए में हो जाएगा, यानी पुजारण में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहेंगे। मैंने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन किया था, जो द्विगु समास होता है ना, इसमें यही पहचान होती है कि ये संख्यावाची होता है। जैसे मैंने दोपहर का, त्रिपुरा का ये एग्जाम्पल दिया था, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि इसमें और भी चीज़ें दे रखी है, इसके भी देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे द्वंद्व का हमने देखा था, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था सीताराम, राधे श्याम, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, देश विदेश, ये इसके हो जाएंगे। अव्यय भाव में यही पहचान होती है कि पहला पद अव्यय होगा, ठीक है, और बाकी बाद का जो शब्द आएगा वो होगा संज्ञा कोई। तो हम ये कहेंगे अव्यय प्रधान होता है इसमें। कर्मधारय समास की पहचान ये होती है कि इसमें पहला विशेषण होगा और फिर बाद में विशेष से आएगा, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ये विशेषण विशेष की बात होती है, तो मोस्टली वो कर्मधारय समास होता है, ऐसे कह सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल लें, जैसे कि महाकवि, तो ये महान है ना, एक तरह से महान, तो महान यानी महान है एक तरह से, तो ये क्या है, एक तरह से विशेषण है किसका, कवि का। वो कवि क्या है, एक संज्ञा है, तो इस प्रकार इसकी पहचान की जाती है, ठीक है। हो सकता है ये जो विशेषण है ना बाद में जुड़ के भी आ जाता है और संज्ञा शब्द पहले आ जाता है, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, तो ध्यान रखना है। और ये हो गया, चलो अब देख लेते हैं, इसका राइट आंसर डी कर लिया था। अब फिर नेक्स्ट है द्वंद्व समास, किसमें इसमें बताना है। तो हमने बताया था दोनों पद प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास, और इसमें योजक चिन्ह की पहचान भी हो जाती है कि योजक चिन्ह जुड़ के आता है इसमें, जैसे कि नर नारी, और मैंने एग्जाम्पल दिया था सीताराम, ठीक है। तो अगर इसमें हम डैश लगा देना, ये डैश मीन्स ये कि योजक चिन्ह होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो द्वंद्व समास का ये एग्जाम्पल था। लंबोदर में हो जाएगा एक तरह से बहुब्रीहि समास, इसमें एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसमें एक अन्य अर्थ निकलता है, जैसे लंबा है उधर जिसका वो, तो कौन है, गणेश जी, तो इस प्रकार है, ठीक है। शरण यानी शरणागत में कहेंगे शरण को आगत, यानी शरण को आगत, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसमें को कारक चिन्ह आ गया तो इसमें कर्म तत्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47, नगर में रहने वाले को क्या कहेंगे, उसे नागर कहते हैं। तो एकल शब्द बताना था, यानी एक शब्द। इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखो लकड़ी एक जातिवाचक हो जाएगी, लोहा, पुस्तक, लेकिन शैशव है ना, ये जातिवाचक नहीं है, तो फिर कौन सी हो जाएगी, ये भाववाचक हो जाएगी। जैसे कि शैशव हो गया, बचपन हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे मित्रता हो गई, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे बुढ़ापा हो गया, यानी ये कैसे हम ये बोल सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बाकी हमने देखे थे ये सभी जातिवाचक के थे, तो हमें यही पूछा था ना, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यानी 49 नंबर,
निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान होता है इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ये संस्कृत हम पढ़ेंगे इस प्रकार के। और ये के लिए या देने के रूप में ऐसे बोल सकते हैं, संप्रदान के लिए यानी किसी चीज़ को देने के लिए भी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं तभी मालूम पड़ेगा। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो इसमें तो है नहीं। बाकी राम घर पर सो रहा था, तो इसमें भी नहीं होगा। राजा ने निर्धनों को कमल दिए, तो इसमें हो जाएगा, देने के योग में है। चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, हमने देख लिया था 49 नंबर, 49 नंबर। और अब है नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि वह सोते ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो हम ये कहेंगे इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो वह पूछा है, तो वो एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यहाँ पर निज की बात करते तो वो स्वतः हो जाता, यानी स्वतः या अपने आप, इन शब्दों का उपयोग किया जाता है यानी स्वयं करिए। बाकी संबंध वाचक सर्वनाम भी होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं जिसमें वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से हम संबंध स्थापित करें, तो वो होती है एक तरह से संबंधवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक वो होती हैं जैसे कि कुछ, कोई, ये वे सर्वनाम होती है जिनके बारे में अनिश्चय होती है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें वह पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी मैंने सभी के ऑप्शन के बारे में बताया था। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा इसमें से? रस्सी जल गई और सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यानी इसमें 2 ऐसे कह रहे हैं कि क्रियाओं का संयुक्त रूप है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी इसमें, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। बाकी बच्चा सोता है, सीता पढ़ रही थी और रस्सी जल गई, इस प्रकार के में कह सकते हैं संयुक्त क्रिया नहीं थी, सिंगल क्रिया थी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? इसकी एक ही पहचान होती है, क्या होती है? जिसमें एक तो उद्देश्य हो, ठीक है, और एक विधेय हो, बस यही पहचान होती है। ये सिंगल आएगी इसमें। ठीक है, तो यानी हम ये कहेंगे उद्देश्य मतलब कर्ता और विधेय मतलब क्रिया, जिसमें कर्ता और क्रिया हो। जैसे जिसमें एक उद्देश्य, एक विधि और एक ही क्रिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? अभी मैंने बताया था, उद्देश्य का मतलब एक तरह से कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसे। और बाकी हम देखें तो इसमें से देखो मोहन है ना, वही हो जाएगा उद्देश्य, यानी एक तरह से ही करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी जा रहा है ये हो जाएगी क्रिया। ठीक है, और बाकी बाजार हो जाएगा एक तरह से कर्म। तो हमें पूछा था उस हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो हम मोस्टली ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जो दूसरे वाक्य डिपेंड रहता है, या उपवाक्य होगा उसका, या उससे संबंधित होगा। जैसे वर्षा हो रही है तो इसमें मिश्रित नहीं होगा। मैं पढ़ता हूँ और वे खेलते हैं, तो ये एक तरह से संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है साधारण, जिसका हमने अभी क्वेश्चन किया था, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है उस हिसाब से। बाकी दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त, जिसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और तीसरा होता है कौन सा? मिश्रित, जो ये पूछा गया है। तो सुधीर पढ़ता है तो ये साधारण हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये हो जाएगा एक तरह से मिश्रित। ठीक है, यानी या तो उसका उपवाक्य होगा या उस पर डिपेंड होगा, इस प्रकार की पहचान होती है। तो बाकी और एग्जाम्पल करेंगे ना, तो इससे आपको आसानी होगी। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब भी उद्धत की बात होगी ना, तो मोस्टली उसमें उद्धरण चिन्ह आता है। यानी हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अवतरण बोल दीजिएगा इसे, या उद्धरण। जैसे आपने सुना होगा 66 और 99, इस प्रकार का ये चिन्ह होता है, जिसे बोलते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसमें किसी के कथन यानी जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको यूज किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, तो इस प्रकार, या कोई अन्य कोई कथन हो किसी का, ठीक है, या कोई कथन हो या कथन हो, तो इस प्रकार में यूज किए जाते हैं। ये तो होता है दोहरा,
ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि एक हेरा यानी एक हेरा या तो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, तो ये भी पूछा जाता है, तो उसमें सिंगल आता है, यानी इसे बोल सकते हैं 6-9। इस प्रकार का ये चिन्ह होता है जो इकेरा कहलाता है, और जो उद्धत या जिसे दोहरा या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं जिसमें 66-99 होता है, इस प्रकार की। बाकी विस्मयादिबोधक में तो इस प्रकार का चिन्ह होता है, सॉरी ये तो क्वेश्चन मार्क्स हो गया, ये विस्मयादिबोधक इस प्रकार का होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक का इस प्रकार का होता है, निर्देशक चिन्ह होते हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो हमने ओवरऑल बात कर ली, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है इसमें से। अगर ओवरऑल सभी को देख लीजिएगा आप, देखें तो देखो इसमें से पहला ही सही लग रहा है, जो पत्र आया है ना वो कहाँ है, उसमें क्वेश्चनवाचक चिन्ह भी लग रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें फुल स्टॉप लगा के ना गलती कर दे, इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा, इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर को सामने देखकर फिल इन द ब्लैंक से यह वाक्य किस मुहावरे को पूर्ण करेगा। तो जब भी हमारे आगे शेर आएगा या सामने आएगा तो हमारे प्राण सूख जाएंगे, इस प्रकार का ये मुहावरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही मुहावरा होगा 58 नंबर क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे नेत्रों में मिट्टी डालना ये गलत है, आंखों में रेत झोंकना ये भी गलत है, आंखों में धूल झोंकना ये सही हो सकता है, बाकी आंखों में कचरा डालना ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। हाथ न आने का मतलब है, अब इनमें सभी ऑप्शनों को देखें तो बहुत आसान ही क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पकड़ में ना आना। बाकी 60 नंबर क्वेश्चन है या लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो लैंग्वेज फर्स्ट का, सिर फिर जाना अभिप्राय है। एक तरह से सिर फिरने का मतलब होता है कि आप एंक्वायरी हो जाना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना 31 से लेकर और जो 60 तक थे, यानी 31 से लेकर 60 तक, ये आपकी जो भाषा फर्स्ट चूज करते हैं ना, ये लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं हिंदी, तो ये उनके क्वेश्चन थे, ठीक है। और हालांकि मेरे सभी क्वेश्चनों को, बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट है तो कमेंट पे बता देना।